बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हो मेरे YouTube चैनल बायोलॉजी टीचर कासिम के। आज का हमारे साथ चैप्टर नंबर 3 एंजाइम बायोलॉजी का फर्स्ट ईयर में जी आप स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम पे आज मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ जी। तो जब एंजाइम, इससे पहले वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है कि एंजाइम क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, ये सब कुछ जी। तो एंजाइम को जब हम देखते हैं तो एंजाइम हमें दो तरह के नजर आते हैं। एक एंजाइम को हम कहते हैं कि सिंपल एंजाइम, और दूसरे एंजाइम को हम कहते हैं कि कंजुगेटेड एंजाइम। सिंपल का मतलब ये है कि ये एक ही चीज पर मुश्तमिल है जो कि क्या है, प्रोटीन है। ऐसे एंजाइम जो कि कंप्लीटली प्रोटीन पर मुश्तमिल होते हैं तो फिर उसको हम कहते हैं सिंपल एंजाइम। ऐसे एंजाइम जो कि प्रोटीन के साथ साथ नॉन प्रोटीनियस पार्ट पर भी मुश्तमिल हो तो फिर हम उसको कहते हैं कंजुगेटेड एंजाइम। ये पहले आपकी जहन में होने चाहिए, फिर आगे मैं इंशाल्लाह इसकी स्ट्रक्चर पर डिस्कशन करने के लिए आपको फिर आसानी होगी। यानी मतलब यह है कि सिंपल एंजाइम को कहते हैं प्रोटीन, यानी जिसमें आप सिर्फ प्रोटीन हो, इसको आप एपो एंजाइम भी कह सकते हैं। जबकि कंजुगेटेड एंजाइम वो एंजाइम होता है जिसमें प्रोटीन के साथ नॉन प्रोटीनियस पार्ट भी अटैच हो, तो फिर हम उस एंजाइम को कहते हैं कि ये कंजुगेटेड एंजाइम। कंजुगेटेड का मतलब है कि ये कंपाउंड है, ये कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो जी आगे मैं जा रहा हूं स्ट्रक्चर पर। जब एंजाइम पर मैं आपके सामने जी इसको मैं मिटाने जा रहा हूं। अब मैं जी स्ट्रक्चर की तरफ जा रहा हूं, एंजाइम की स्ट्रक्चर। तो जी स्ट्रक्चर की तरफ स्ट्रक्चर की तरफ मैं जी जा रहा हूं। तो स्ट्रक्चर में जी सबसे पहले आप देखिए, ये मैं आपके लिए एक एंजाइम का डायग्राम मैंने आपके लिए बनाया। ये आपके साथ एंजाइम का डायग्राम। आपको पता होने चाहिए कि एंजाइम के स्ट्रक्चर के लिहाज से इसके दो साइड है, टू साइड है। एक साइड को हम कहते हैं एक्टिव साइट और दूसरी को हम कहते हैं एलेस्टोरिक साइट। इसकी डिफिनीशन ये है कि एक्टिव साइट वो साइट है जिसके साथ सबस्ट्रेट बेंड हो जाए और वहां पर कोई प्रोडक्ट बन जाए, तो उस यानी बेंडिंग और कैटालाइटिक साइट को हम क्या कहते हैं, एक्टिव साइट। ये आपका क्या है, ये एक्टिव साइट है। क्लियर? और ये जो बाकी मांदा पार्ट है, ये रेस्ट ऑफ द सरफेस ऑफ द एंजाइम व्हिच एक्ट एज ए फ्रेमवर्क, रेस्ट सरफेस ऑफ द एंजाइम व्हिच एक्ट एज ए फ्रेमवर्क, उसको कहते हैं एलिस्टोरिक साइट। ये ऑक्सीडेशन या रिडक्शन या कैटाबोलिक या एनाबोलिक में पार्ट में हिस्सा नहीं लेता। तो ये एक्टिव साइट, ये यहां पर क्या होते हैं कि भाई ये आपके साथ 4 अमाइनो एसिड होते हैं ये, जबकि यहां पर जो रेस्ट साइट है ये इसमें कुछ नहीं होता। अब जी ये रेस्ट एक्टिव साइट पर एक होता है बेंडिंग साइट और दूसरा है कैटालाइटिक साइट। बेंडिंग साइट के दो काम होते हैं, एक ये बेंड करते हैं किस चीज को, सबस्ट्रेट को। आपको इससे पहले वीडियो में मैं बता चुका हूं सबस्ट्रेट क्या है। जब एंजाइम प्रोटीन के साथ अमल करता है तो उसको कहते हैं कि ये इसका सबस्ट्रेट प्रोटीन है। जब एंजाइम कार्बोहाइड्रेट के साथ अमल करता है तो फिर हम उसको कहते हैं कि इसका सबस्ट्रेट क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट है। यानी जिस सब्सटेंस ऑन व्हिच एंजाइम एक्ट इसका सबस्ट्रेट। तो सबस्ट्रेट को बेंड करते हैं। दूसरी बात क्या है कि ये रिकॉग्नाइज करते हैं,
यानी पहचानते हैं कि ये प्रोटीन है, ये कार्बोहाइड्रेट है, ये फैट्स है, ये फलाना है, ये फास्फेट है, वगैरह वगैरह जितनी भी है। और कीटोलाइटिक साइट में एक काम होता है, यहाँ पर प्रोडक्ट बनता है। कीटोलाइटिक साइट और बाइंडिंग साइट में ये डिफरेंस है कि इसमें 3 से लेकर 12 तक अमाइनो एसिड होते हैं। ये इसमें डिफरेंस है, ठीक है। तो जी ये इसका क्या है, स्ट्रक्चर है। क्लियर हो गया। अब जी हम आगे जा रहे हैं, इसमें कोई खास इतनी बड़ी बात नहीं है, तो ये सारी चीजें हैं जी। अब जी हम आगे जा रहे हैं, तो कि अब मैं जी आपको कोफैक्टर, एपोएंजाइम, ठीक है, और फिर कोफैक्टर में कोएंजाइम और प्रोस्टेटिक ग्रुप समझाने के लिए आपको कोशिश करूंगा। जैसे मैं आपको पहले अर्ज कर चुका हूं कि कोफैक्टर और एपोएंजाइम इसको कहते हैं कि ये आपका एक एंजाइम है जो कि होली सोली प्रोटीन से बना है, जिसमें कोई और चीज ना मौजूद ना हो, तो फिर हम इसको कहते हैं कि ये क्या है, एपोएंजाइम है। क्लियर। अब जी कोफैक्टर, जी अब कोफैक्टर क्या है कि ये आपके साथ एक एंजाइम है और इसके साथ यहां पर मैं ई लिख रहा हूं, इसके साथ एक चीज नॉन प्रोटीनियस पार्ट, एक प्रोटीनियस पार्ट दूसरा नॉन प्रोटीनियस पार्ट जब मौजूद हो, तो फिर हम उस को क्या कहते हैं कि दिस इज कॉल्ड कोफैक्टर। क्लियर। ये कोफैक्टर, इसकी मिसाल बिल्कुल ब्रिज की तरफ है, ब्रिज की तरह है, जैसे पुल, यानी दो रास्तों के दरमियान जब पुल होता है तो फिर आसानी के साथ उसको पार करना आसान हो जाता है, इसी तरह। और ये कोफैक्टर एंजाइम की केमिकल रिएक्शन में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, आपको आगे पता चल जाएगा। इसको हम कहते हैं कोफैक्टर। अब हम जब कोफैक्टर की मजीद क्लासिफिकेशन करते हैं तो फिर ये दो किस्म के हैं। एक ये कि भाई जब प्रोटीनियस पार्ट नॉन प्रोटीनियस पार्ट के साथ लूजली अटैच हो, लूजली, जब जी जब एंजाइम नॉन प्रोटीनियस पार्ट के साथ लूजली अटैच हो, इस तरह का अटैच हो, तो फिर हम उसको कहते हैं कि ये कोएंजाइम है। और इसकी मिसाल क्या है, एग्जांपल क्या है, NAD, ये असल में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, इसकी अलग एक कहानी है। इसलिए आपको लोग कहते हैं ये नॉन प्रोटीनियस पार्ट अगर इस तरह लूजली अटैच हो तो फिर हम उसको कहते हैं कोएंजाइम। एंजाइम के साथ जब नॉन प्रोटीनियस पार्ट लूजली अटैच हो तो बहुत ज्यादा खुश होता है और बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से काम करता है। इसलिए लोग अक्सर आपको कहते हैं कि भाई आप विटामिन को ज्यादा से ज्यादा, विटामिन बॉडी के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है, वो सारी चीजें वो बातें तो करते वो इस वजह से करते हैं, वरना विटामिन का खुद अपना कोई रोल नहीं है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, एन निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, इसकी एब्रिविएशन है। हाई क्लासेस में इस पर बहुत ज्यादा ब्रीफली डिस्कशन हो चुकी है, यहां तक आप FEC लेवल पे इतना ही चलता है। तो ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है। असल में जैसे ही इस एंजाइम के साथ इस तरह का कोफैक्टर मौजूद हो तो फिर ये एंजाइम बड़ा एफिशिएंट काम करता है। इसलिए लोग कहते हैं कि विटामिन बॉडी के लिए बहुत ज्यादा। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स अमूमन ग्रीन वेजिटेबल में, फ्रूट्स में, अंडे की सफेदी में वगैरह वगैरह मुख्तलिफ चीजों में होती है। प्रोस्टेटिक ग्रुप, अब जी प्रोस्टेटिक ग्रुप का क्या है कि जब नॉन प्रोटीनियस पार्ट, ये तो लूजली अटैच है,
नान ये मिसाल के तौर पर आपका क्या है, एंजाइम है। और इसी तरह ये नॉन प्रोटीनियस पार्ट इस तरह अटैच हो, यानी टाइट अटैच हो, लूज अटैच ना हो, तो फिर हम उसको कहते हैं कि ये क्या है, प्रोस्थेटिक ग्रुप है। क्या है, प्रोस्थेटिक ग्रुप है। फिर हम उसको क्या कहते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप है। क्लियर? इसकी मिसाल क्या है, इसकी एग्जांपल क्या है, FAD या FADP, इसी तरह NADP, फेलवन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, फेलवन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट। अगर लूजली अटैच हो तो कोएंजाइम, अगर टाइट अटैच हो तो फिर प्रोस्थेटिक ग्रुप। ठीक है? नॉन प्रोटीनियस पार्ट में अगर विटामिन यानी ऑर्गेनिक कोई चीज अटैच हो तो फिर हम उसको कहते हैं कि ये प्रोस्थेटिक ग्रुप है। इसी तरह अगर एंजाइम के साथ, ये एंजाइम है आपका, ये जो मैं लिख रहा हूं, ये अगर इसके साथ कोई मेटल अटैच हो, मेटल मिसाल के तौर पर सोडियम है या कैल्शियम है या मैग्नीशियम है या जिंक है, नॉन मेटल में सिर्फ क्लोरीन अटैच हो, तो फिर हम उसको कहते हैं कि ये मेटालिक एक्टिवेटर है, मेटालिक एक्टिवेटर। क्लियर? क्लियर? तो ये प्रोस्थेटिक, ये कोफैक्टर की क्या है, फिर क्लासिफिकेशन है। यहां तक आप समझ गए? आई थिंक आपने लर्न किया होगा। ठीक है ना? तो जी आगे मैं जा रहा हूं कि जी अगर आप तके न हो तो फिर मैं जी आपको आगे इंड्यूस फिट हाइपोथेसिस और लॉक एंड की मॉडल में मैं आपको, तो जी अब मैं आपको आगे ले जाने जा रहा हूं। बेशक वीडियो लंबी हो जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि मैं आपको पढ़ाने के लिए ले। अब इसी चैप्टर में टू थ्योरीज है। एक थ्योरी को कहते हैं लॉक एंड की मॉडल, और दूसरी थ्योरी को कहते हैं इंड्यूस फिट हाइपोथेसिस। सबसे पहले थ्योरी किसको कहते हैं? थ्योरी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन, साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन में, साइंटिफिक मेथड में आपने पढ़ा होगा कि वो चीज जब हाइपोथेसिस को आप एक्सपेरिमेंट के जरिए साबित करें तो फिर हम उसको कहते हैं व्हेन द हाइपोथेसिस इज प्रूव्ड बाय एक्सपेरिमेंट, दिस इज कॉल्ड थ्योरीज। अब जी हाइपोथेसिस क्या है? जस्ट स्टेटमेंट अबाउट समथिंग, सम ऑब्जर्वेशन। एक स्टेटमेंट है, जस्ट स्पेकुलेशन, तो उसको हम कहते हैं हाइपोथेसिस। एक बात याद रखें कि साइंस में ये प्रोसेस जो है, ये डेवलपमेंट बहुत स्लो होती है। आप इस बात का अंदाजा करें कि एंजाइम, यहां पर मैं लिखता हूं, एंजाइम की डिस्कवरी कब हुई थी, ये मैं ऑलरेडी वीडियो में कह चुका हूं। 1834 में इसकी डिस्कवरी हो चुकी थी। समर एक साइंटिस्ट था जिसने यूरेज एंजाइम को डिस्कवर किया था। ठीक है ना? लेकिन लॉक एंड की मॉडल, आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि आफ्टर 60 ईयर 1894 में लॉक एंड की मॉडल पेश हुई। फिस्चर, ईमेल फिस्चर में 1894 में, जबकि कोशालेट ने 1958 में इंड्यूस्ड हाइपोथेसिस पेश की। अब देखो कितना डिफरेंस आ रहा है। ये डेवलप फॉर्म है और ये अनडेवलप फॉर्म है, बहुत ही। तो जी लॉक एंड की मॉडल, पहला डिफरेंस, इसको मैंने आपकी आसानी के लिए खूबसूरत अंदाज में मैंने आपके लिए डिजाइन किया है। आप यकीनन जब आप
पढ़ेंगे तो आपको मजा भी आएगा। लैक इन की मॉडल और इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस। सबसे पहले एक साइंटिस्ट ईमेल फिश्टर 1894, एक, फिर कुशालिंट इन 1958। क्लियर, ये एक डिफरेंस हो गई। अब दूसरा, लैक इन की मॉडल के मुताबिक लैक वो कहते हैं एंजाइम को, लैक वो कहते हैं एंजाइम को, जबकि की वो कहते हैं सबस्ट्रेट को जिस पर वो अमल करता है। ठीक है, ये मैंने आपके लिए एक की, ये देखो इसकी अपनी चाबी है, ये लैक है, ये एंजाइम है, ये चीज, ये एंजाइम है। अब जी आपको पता है कि हर ताले का अपनी चाबी होती है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल लैक कंसीडर करते हैं वो एंजाइम को और की कंसीडर करते हैं वो सबस्ट्रेट को। अब ये वो सबस्ट्रेट है, ये सबस्ट्रेट इस तरह इसके साथ अटैच हो जाता है। अगर ये अपने यानी सबस्ट्रेट अगर ये इसका अपना एंजाइम है तो फिर ये खोल जाता है, अगर ये इसका अपना एंजाइम नहीं है तो फिर ये नहीं खोलता। क्लियर हो गया। तो ये एक एग्जांपल जी। अब ये आगे जाए, यहां पर क्या है, इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस में क्या है, ये क्या है, ये ग्लव्स एंड हैंड। ग्लव्स, ये ग्लव्स कहते हैं दस्ताने को, ये आपके सामने मैंने एक दस्ताना भी उठाया है ताकि आपको पता चले। तो यहां पर ये ग्लव्स क्या है, एंजाइम है, और ये आपका हैंड क्या है, ये क्या है, ये सबस्ट्रेट है। अब इसके क्या मतलब है, इस एग्जांपल का ये मतलब है, यानी ये इसका एग्जांपल है और ये इसका एग्जांपल है। क्लियर, मैंने लोग बाद में एग्जांपल देते हैं, मैं इब्तिदान में आपको एग्जांपल समझा देता हूं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। तो जी ये क्या है, ये ग्लव्स है। क्लियर, अब ये क्या है, ये इस इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस में ये आपका एंजाइम है। पहले ला यानी ताला आपका एंजाइम था, अब ये इसके जी ये फ्लेक्सिबल पार्ट है, इसमें आप जिस तरह भी हाथ डालेंगे ये इसी तरह होगा। छोटा बच्चा छोटे बच्चे की तरह ये उसी अंदाज में हो जाएगा, यानी इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है। ठीक है ना, ये हाथ में इसके अंदर डाल रहा हूं तो आपको जी क्लियर कट मालूम होगा। ये देखो, ये हाथ में अंदर, अब देखो सही है, ये फ्लेक्सिबिलिटी है। अब जी कोई और बंदा आ जाता है, इसी दस्ताने को पहन करके बाइक चलाता है या खेलता है, क्रिकेट खेलता है, तो फिर वो अपने अंदाज में। तो ये क्या है, ये उसकी एग्जांपल है। अगर आपको एग्जांपल की समझ आई हो तो फिर नेक्स्ट पॉइंट बहुत मेरे लिए फिर आसान होगी। अब जी मैं आगे जा रहा हूं, इसमें ये लैक एंजाइम और की सबस्ट्रेट, इसमें क्या है, आपको पता है कि एंजाइम का एक साइट होता है जिसपे वो बेंडिंग और कैटालाइटिक एक्शन करते हैं, उसको हम कहते हैं एक्टिव साइट। दोनों मॉडल्स में एक्टिव साइट एक में क्या है, रिजिड है, यानी रिजिड का क्या मतलब है कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, जबकि यहां पर एक्टिव साइट क्या है, एक्टिव साइट इज नॉट रिजिड, भी आप कह सकते हैं, रिजिड आप कह सकते हैं, और जी या फ्लेक्सिबल आप कह सकते हैं, यानी इसमें चेंजेस होते हैं। इसका ये मतलब है कि मिसाल के तौर पर ये आपका कोई एग्जाम, ये आपके साथ कोई एंजाइम है और ये सबस्ट्रेट है, ये सबस्ट्रेट इस एंजाइम में आ जाए और इसको ये इस तरह का ब्रेक डाउन कर ले इस तरह के पीसेस में, तो ये तो लैक एंड की मॉडल का। यहां पर आप मिसाल के तौर पर ये आपका एंजाइम है, ये उसका स्ट्रक्चर है, और ये आपका सबस्ट्रेट है। अब ये सबस्ट्रेट की शेप और एंजाइम की शेप जुदा जुदा है, तो ये अपने शेप को उसमें अकॉर्डिंग टू इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस में ये अपने शेप को क्या करते हैं, इसमें मॉडिफिकेशन कर लेती है जी। ये इस तरह इसको मॉडिफिकेशन करके सबस्ट्रेट को, अब सबस्ट्रेट फिक्स आ गया है, ठीक है ना जी। अब सबस्ट्रेट फिक्स आ गया है, आप देख सकते हैं कि इस पहले एंजाइम की ये शेप थी, अब एंजाइम की शेप ये देखो, ये बिल्कुल इसकी शेप चेंज हो गई है। तो इस तरह जब ये
अपनी शिप को चेंज करते हैं तो फिर हम कहते हैं कि एक्टिव साइड इज नॉट, ये साइड देखो ये इसमें चेंजेस आ गए, ये देखो पहले ये एक्टिव साइड है और यहाँ पर ये एक्टिव साइड चेंज हो गया, इसको कहते हैं मॉडिफिकेशन फ्लेक्सिबिलिटी। क्लियर? तो आई थिंक आपको इस डायग्राम की समझ आई होगी, इस पॉइंट की भी समझ आई होगी। जी जी, आपने तकना भी ली है, पढ़ना है जी। इसके बाद जी लॉक एंड की मॉडल में तीसरा पॉइंट कि एंजाइम क्या है, इज टू स्पेसिफिक। एंजाइम क्या है, इसमें स्पेसिफिसिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। इंड्यूस में क्या है कि ये ठीक है कि एंजाइम में स्पेसिफिसिटी है, ठीक है ना, यानी इसका ये मतलब है कि एंजाइम में एक किस्म का प्रोडक्ट बनेगा। अगर वो कार्बोहाइड्रेट, वो हमेशा कोई एंजाइम है जो कार्बोहाइड्रेट के साथ अमल करता है, एक्शन करता है, कैटालाइटिक या बेंडिंग, तो वो हमेशा कार्बोहाइड्रेट के साथ नहीं। इंड्यूस फिट हाइपोथेसिस के मुताबिक एंजाइम क्या है, इज नॉट टू स्पेसिफिक, यानी इतना स्पेसिफिक नहीं है जितना आप समझ रहे हो। स्पेसिफिक है लेकिन इतना भी नहीं है, ठीक है ना। इसका ये मतलब है कि ऑलवेज मेकिंग वन प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट बनाता है, जबकि इसका ये मतलब है कि ऑलवेज मेकिंग मेनी प्रोडक्ट। हो सकते हैं इसके प्रोडक्ट कई ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है ना। इसका ये मतलब है कि नो मॉडिफिकेशन, क्लियर। और इसका ये मतलब है कि मॉडिफिकेशन हो सकती है। तो बहरहाल ये आपके सामने मैंने, आई थिंक आप समझी होंगे कि भाई इंड्यूस फिट हाइपोथेसिस, लॉक एंड की मॉडल, दोनों ये क्या है, ये आपके साथ क्या है, ये अनडेवलप्ड ये अनडेवलप्ड है, जबकि ये डेवलप्ड फॉर्म है, डेवलप्ड फॉर्म यानी ये जदीद शक्ल है। इससे ज्यादा अब आगे लेटर ऑन हो सकता है कि ये भी गलत साबित हो जाए, लेकिन जहां तक ये चीज अभी इंड्यूस फिट हाइपोथेसिस के बारे में कंफर्म ये है कि ये ठीक है, इसमें कोई चेंजेस थे जो नहीं हो सके। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो भी टॉपिक होगा, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, उसी पे इंशाल्लाह फिर बात करेंगे। उस वक्त तक इजाज़त चाहता हूँ। एक रिक्वेस्ट हमेशा यही है कि मैंने आप लोगों के लिए इतना सब कुछ कर दिया, तो प्लीज़ वीडियो को बार बार देखा करो, आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। फिर भी अगर यहाँ पर किसी डिफिनीशन में, किसी चीज़ में आपको समझ नहीं आ रही है तो प्लीज़ कमेंट्स करें, वीडियो को लाजमी तौर पर लाइक करें, ताकि मेरी तकन लाइक से दूर हो जाती है, और लाजमी तौर पर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। लंबी तो है लेकिन इसमें बहुत सारे टॉपिक है, ठीक है ना। तो इजाज़त चाहता हूँ, खुदा हाफिज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।